किंग लुइस की जो हालत थी थोड़ी ख़राब हो गई थी, बिकॉज अब जो उसके सिर्फ पावर बची थी, वीटो पावर बची थी। वीटो पावर में आपको बता दूँ कि जो भी फाइनल डिसीजन लेना होगा वो राजा तो भले लेगा, पर लेकिन उसको डिसाइड कौन करेगा? उसकी जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, 745 मेंबर्स जो थे नेशनल असेंबली के, वो जो जितने भी डिसीजंस होते थे वो कंट्रोल करते, राजा तक को वो कंट्रोल करते थे। सिर्फ उसका एक वीटो पावर रह गई थी कि कोई फैसला जो फाइनल डिसीजन होगा वो राजा की मर्जी के बिना नहीं लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी पावर लिमिट हो गई थी। ओके, अब उसके साथ साथ जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का, उस पर भी राजा की साइन ले ली गई थी, है ना, जोर जबरदस्ती से जैसे भी हो, पर राजा की साइन, किंग लुइस की साइन ले ली गई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर पूरी तरीके से लिमिट हो गई थी। और जितनी पावर थी सब किसके पास चली गई थी? नेशनल असेंबली के पास। बट लेकिन किंग लुइस 16 राजा था, वो चुप कहाँ बैठने वाला था। ओके, वो जो दूसरा देश था, एक पर्शिया नाम का देश था, वहाँ के राजा से खुफिया तरीके से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो वापस से गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, या वापस से जितने भी उसके पावर से वापस से अपने पास आ जाए। ओके, कैसे वो आपस में पावर में ले के आ सके। इसके साथ साथ जो आसपास के देश थे, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज थी, वो भी डर गई थी कि क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के पीपल्स भी फ्रांस के पीपल्स की तरह देखकर राजा के, वहाँ के राजा के अगेंस्ट बगावत ना करते, तो इसलिए भी वो किंग लुइस के साथ दे रहे थे। और उन्होंने कहीं कहीं तरह से प्लानिंग कर रखी थी वॉर की, जिसकी ताकि हम उन पर अटैक कर दें, मतलब एक तरीके से फ्रांस के पीपल्स को वापस से उनकी पावर्स कम कर दें। ओके, पर लेकिन इससे पहले वो अटैक करते, फ्रांस के पीपल को इस बात की भनक लग गई एंड वो लोग इकट्ठा हो गए। ओके, वो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध की घोषणा कर दी। वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने 1792 में ही पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया से बैटल की घोषणा, यानी युद्ध की जंग की घोषणा कर दी। ओके, अब आपको एक बात बता दूं कि पर्शिया पर अटैक करना, मतलब पर्शिया पर अटैक करा वो तो समझ में आ गया, पर ऑस्ट्रिया पर वॉर युद्ध की घोषणा क्यों कर दी? ऑस्ट्रिया, अगर आपको याद होगा कि किंग लुइस 16 की जो वाइफ मारिया थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, किस देश की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो इस वजह से भी वहाँ के पीपल्स ने पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर दिया था। ओके, अब सिंस बात अब फ्रांस के लोगों पर आ गई थी, तो वहाँ के जो लोग थे, जो बेसिकली जो मैन थे, उन्होंने आर्मी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दी थी। अब ये जो लड़ाई थी, ये राजा और जनता के बीच में आ गई थी। उस समय जो पॉपुलर देशभक्ति का जो गाना था वो था मर्सिलीज, है ना, और इस गाने की भी अपनी एक हिस्ट्री है। ओके, इस गाने की हिस्ट्री ये है कि जब एक मर्सिल एक प्लेस का नाम है फ्रांस में, वहाँ से जब वो वहाँ के जो मैन, वहाँ के जो पीपल्स थे, जब वो पेरिस की तरफ आ रहे थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तब ये रास्ते में ये गाना गाते हुए आ रहे थे। ओके, और आज ये और इसी वजह से इस गाने का नाम मर्सिलीज पड़ गया, और आज की डेट में यही गाना फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। इसीलिए मैंने इस गाने के बारे में बताया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या हिस्ट्री है। जब वॉर होता है तो एज यू नो इकोनॉमी पर असर पड़ता है। ओके, और ऑब्वियसली बात है, पहले से वहाँ का हालत ख़राब थी, आपको पता ही था, है ना, फसलें ख़राब हो रही थी, गवर्नमेंट कर्ज में डूबी हुई थी, है ना, फूड प्राइस हाई हो गए थे, और अब बैटल आपस में जो गृह युद्ध हुआ, है ना, बिटवीन द सिविलियंस एंड राजा, यानी कि वहाँ की जनता और राजा के बीच में जो युद्ध हुआ, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा गिर गई। ओके, जब भी गृह युद्ध होता है उसको इंग्लिश में हम सिविल वॉर बोलते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, वहाँ जब मैन आर्मी इन्होंने ज्वाइन करी, तो जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स थे या फिर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब वहाँ के वुमेन्स पर आ गई थी। ओके, जब एक और बात वहाँ पे एक और चीज़ हुई कि पहले नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स जो चुने जाते थे, वो बेसिकली मैंने आपको बताया था उनका नियम था, और बेसिकली जो हाई टैक्स पेयर्स थे, यानी कि जो ज़्यादा अमीर पीपल्स थे, वही नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुने जाते थे, बेसिकली द रिच वंस। बट लेकिन चेंज आया, और वहाँ के जो मिडिल क्लास के पीपल थे, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा बढ़ने लगा। ओके, तो वहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगा। अगर आज के मॉडर्न टाइम में हम देखें तो हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, पर उस समय पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल क्लब्स बोला जाता था। उसी में से जो सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिटिकल क्लब या पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी जैकोबिन्स क्लब, है ना।
ये जो पार्टी थी ये मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास वालों की थी, मतलब यहाँ पे जो मेंबर्स थे या जो मेंबर्स इस पॉलिटिकल क्लब से जुड़े हुए थे बेसिकली या तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के पीपल्स जुड़े हुए थे। और उनका जो लीडर था जैकोबिन क्लब्स का, जैकोबिन पार्टी का वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ओके, ये उनका हेड था उस पॉलिटिकल क्लब का। अब इसी दौरान समर 1792 एक ऐसा दौर आया जब खाने की प्राइस यानी कि फूड आइटम्स की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था इससे पिछली वाले लेक्चर में कि वहाँ पर सूटकेस भर भर के पैसा दिया जाता था केवल एक ब्रेड स्लाइस, ब्रेड की जो पूरा लोफ आता है, स्लाइस आती है, उसको खरीदने के लिए। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ओके, तो फ्रांस के लोगों को बहुत गुस्सा आया। ओके, अब गुस्सा किस पर आया? लुइस 16 पर। और क्यों आया? क्योंकि उसी ने शुरुआत करी थी खुफिया तरीके से पर्शिया के राजा से बात करके कि कैसे वापस से सत्ता पर आया जाए। तो वहाँ के पीपल्स बहुत ज़्यादा गुस्से हुए, है ना, लुइस 16 के अगेंस्ट। ओके, और वहाँ के लोग फिर इकट्ठा हुए 10 अगस्त 1792 को और पैलेस ऑफ ट्वेलरिश जहाँ पर किंग लुइस रुका हुआ था, है ना, वहाँ पर उन्होंने अटैक कर लिया। वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे किंग लुइस 16 के उनको मार दिया गया और किंग लुइस 16 को बंदी बना लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ओके, और उसके बाद उन्हें वहाँ की जेल में डाल दिया गया। अब सिंस फ्रांस का कोई हेड ही नहीं था, जो भी हेड था उसको जेल में डाल देगा, कोई हेड नहीं था, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, सत्ता के लिए मतलब उस देश के हेड के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। ओके, आप पर लेकिन यहाँ पर नियम चेंज हुए। पहले मैंने क्या बताया था, केवल मैन वोट कर सकते हैं, एज 25 प्लस होनी चाहिए और 3 दिन की मजदूरी, इतनी तिहाड़ी जितने भी मजदूर कमाता उतना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, केवल वही पर्सन वोट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल्स वहाँ पर वोट ऐसे थे जो कि वोट करने के हकदार थे। लेकिन यहाँ पर अब चेंज हुआ, यहाँ पर 21 साल या 21 साल से ज़्यादा के जो ओनली मैन, सिर्फ मैं यहाँ पे आदमियों की बात करूँ, यहाँ पे वुमेन्स अभी तक वोट नहीं डाल सकते, केवल मैंस 21 साल से ऊपर के जितने भी मैंस थे फ्रांस के वो वोट डाल सकते थे, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब। ओके, अब वोटिंग के बाद जो नई असेंबली चुनी गई उसका नाम भी बदल दिया गया, उसको नेशनल असेंबली नाम बोलते हुए कन्वेंशन रखा गया। ओके, 21 सितंबर 1790 दिन को फ्रांस से मोनार्च या फिर मोनार्क गवर्नमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गई और वहाँ पर फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें पीपल्स ही खुद अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं और अपना लीडर्स भी वो खुद ही चुनते हैं। ओके, रिपब्लिक एक टाइप की ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हेड जनता चुनती है। एंड रही बात लुइस 16 की, तो उनको 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिक डेथ दे दी गई, यानी कि उसको पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट या फिर फांसी दे दी गई। ओके, और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया। एंड गवर्नमेंट का हेड जो बना वो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैकोबिन्स पार्टी उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थी। दैन ऑब्वियसली बात है अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पीपल्स थे, तो ऑब्वियसली बात है द नंबर ऑफ वोट्स सबसे ज़्यादा जैकोबिन्स पार्टी को मिली। और जैकोबिन्स पार्टी के हेड कौन थे? मैक्सिमिलियन। ओके, मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट पर चुनी गई, बट लेकिन मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, ये केवल सिर्फ 1 साल तक टिक पाई। मतलब कि फ्रॉम द ईयर 1793 टू फ्रॉम द ईयर 1794। इस रीजन को इस दौरान जब मैक्सिमिलियन गवर्नमेंट का हेड था, इस टाइम को रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। ओके, रेन ऑफ टेरर का मतलब समझता आतंक मचा रखा था मैक्सिमिलियन ने, क्योंकि इसके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा खराब होते थे। ओके, मतलब कि जिससे इसके रूल्स इनने बहुत सख्त बना दिए थे, उसके साथ इसकी सजा जो होती थी वो भी बहुत सख्त कर दी गई। ओके, मैक्सिमिलियन के कानून बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उसकी सज़ा उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। ओके, उसमें जो पुराने लोग थे, नोबल पीपल्स थे, चर्च के पीपल्स, जो क्लर्जी पीपल्स थे, है ना, या फिर जो उनकी पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी थी वहाँ उनके पीपल्स, या खुद की पार्टी के पीपल जो भी उसके अगेंस्ट खड़ा होता था या उसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस करता था, उसको वो सज़ा सुना देता था। ओके, अब मैक्सिमिलियन जिस भी पर्सन को अरेस्ट करवाता था, पर लेकिन हाँ उसका एक नियम यह होता था कि
अरेस्ट करवाता था, मतलब उसका कानून बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उसके बेसिस पे उन्हें अरेस्ट कराता और कोर्ट में अगर वो गिल्टी साबित हो जाता था तो उसको वो सज़ा सुना देता था। ओके, और उसे गिलिटिन नाम की सज़ा सुनाई दी जाती थी। अब आप सोचोगे गिलिटिन क्या होता है? ओके, गिलिटिन एक टाइप की डिवाइस होती है जिससे कि किसी को मौत की सज़ा दी जाती है। ओके, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना चाहता हूँ अगर आप समझ पाए। ओके, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और यहाँ पर वो ब्लेड होती है। ओके, और नीचे यहाँ पर किसी पर्सन की का मुंह रखा दिया जाता है, उसको यहाँ नीचे से छोड़ जाता है जिससे कि उसका सिर कट जाता है। ओके, तो ये गिलोटिन एक टाइप की डिवाइस होती है। ओके, अब आई थिंक डायग्राम से थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि किस टाइप की डिवाइस थी, और कोई पर्सन गिल्टी होता था सिर्फ उसको मौत की सज़ा ही दी जाती थी और कोई सज़ा नहीं जाती कि इम्प्रिजमेंट में रखना है। अगर उससे जो भी लगता था कि जो भी मेरे अगेंस्ट खड़ा है या नोबल के पीपल्स ने कुछ कर दिया है या मेरे अगेंस्ट ये लोग खतरा बन सकते हैं, या फिर क्लर्जी के पीपल से या अदर पार्टी के पीपल ने अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोला तो उसको वो अरेस्ट करवाता था, कोर्ट में गिल्टी करवा के उसको ऐसी सज़ा दे देता था। ओके, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी थे। सबसे पहले पीपल को एग्जीक्यूटेड करवा देता था, अपना डर बिठाना चाहता था। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। ओके, वेजेस और जो चीज़ों के प्राइस थी उस पर मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी, मतलब जो ज़्यादा लिमिट फूड किसी भी चीज़ को खरीदने की जो सबसे मैक्सिमम लिमिट है वो लगा दी थी। ओके, मीट और ब्रेड पर भी लिमिटेशन लगा दिया था कि केवल इतना ही आप खरीद सकते हो, या एक पर्सन केवल इतना ही खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। ये फैमिली इतना ही मीट और ब्रेड खरीद सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती है। एंड फार्मर्स को जो अपनी से फसल होती थी, जो उतनी फसल को ग्रो करते थे, वो एक फिक्स रेट पर ही बेचनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा प्राइस में मिल रही है तो वहाँ बेच के आ सकते, वो सब सरकार को बेचनी थी और उसका भी कोई फिक्स रेट होता था, इससे ज़्यादा उनको मिलता नहीं था। ओके, और जो महंगी ब्रेड आती थी, मतलब जो सफ़ेद आटे से बन के आती थी, उस ब्रेड को ही बैन कर दिया उन्होंने। जो भी वो जो राजघराने से जो भी जिससे भी आटे से वो ब्रेड बनती थी, केवल उसी की वो ब्रेड पब्लिक को प्रोवाइड करवाते थे फ्रॉम द सेक ऑफ नेम कि इक्वलिटी ब्रेड है, ये सभी को खाना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसके साथ साथ उन्होंने चर्च बंद करवा दिए और वहाँ पर ऑफिस खुलवा दिए। तो ये सारे कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो कि मैक्सिमिलियन ने लिए और काफ़ी उनके अगेंस्ट गए। ओके, अब जब उनके सपोर्टर्स, जो उनके खुद के सपोर्टर्स थे, जो अपर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पीपल, जब उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया उनकी पॉलिसीज़ कि आपने ये कैसी पॉलिसीज़ बना दी जो कि पीपल्स के फेवर नहीं कर रही, आप किस टाइप के राजा हो, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। बट लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ क्या आपने जानते हैं वहाँ पर कितने चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पर पीपल्स कैसे इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन को अरेस्ट करवा लिया गया और उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया, और वहाँ की कोर्ट ने उसको गिल्टी साबित किए, मतलब गिल्टी करार दिया, एंड उसको सिर्फ वही वाली सज़ा सुनाई दी जो गिलोटिन जो कि वो सज़ा वो दूसरे पीपल्स को देता था, और एट द एंड उसका एंड इसी डिवाइस से किया गया। अब जैकोबिन्स की सरकार गिरने के बाद पावर्स किनके हाथ में आ गई? अपर मिडिल क्लास के पीपल्स के पास। ओके, और उन्होंने वापस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ओके, मतलब अब बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बनता गया, गवर्नमेंट चेंज हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनता गया। जैकोबिन्स पार्टी से का गवर्नमेंट हेड हटा तो वापस से जो अपर मिडिल क्लास के पीपल्स से उनके अंडर पावर आ गई, तो उन्होंने फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोटिंग राइट्स के लिए यहीं से तब्दीली आई कि जिस भी इंसान के पास अपना खुद का घर है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी, केवल वही वोट कर सकता है। ओके, ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। अब उसके दौरान अब जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, नेशनल असेंबली को कन्वेंशन का नाम उसको बदल दिया गया। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई। यहाँ पे उन्होंने जो मेंबर्स थे वो 2 काउंसिल चुनते थे, और जो काउंसिल जो होते थे वो 5 मेंबर्स चुनते थे फ्रॉम द जिसको कि हम डायरेक्टरी बोल रहे थे। उन डायरेक्टरीज में 5 मेंबर्स होते थे जो कि आपस में मिलकर फैसला लेते थे। इसका मतलब कि पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं थी, उसको 5 पर्सन में बांट दिया गया था। बट लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। रीज़न ये था कि 5 पर्सन थे, है ना, 5 पर्सन आपस में लड़ते थे डिसीजन लेने के, कभी वो काउंसिल से लड़ते थे, और गवर्नमेंट कभी स्टेबल नहीं है, और वहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती गई, जिसकी वजह से अब एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इमर्ज हुई, और वहाँ की मिलिट्री जो हेड थे उन्होंने वहाँ की सत्ता पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। मिलिट्री फ्रांस का हेड बन गया इस फॉर्म ऑफ, जहाँ पर जब मिलिट्री का हेड सत्ता को अपने हाथ में लेता है, तो इस टाइप को हम बोलते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप।
ओके, इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इस दौरान जो उस समय मिलिट्री के हेड थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। ओके, तो इस दौरान आपने ये देखा कि इतने सारे चेंजेस आए फ्रांस की गवर्नमेंट में, कैसे राजा को हटा दिया गया, फिर उसके पावर्स को लिमिट कर दिया गया, फिर बैटल हुए उनके बीच में, फिर राजा को जेल में डाल दिया गया, फिर उसको मार दिया गया, फिर वापस से नए वोटिंग सिस्टम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, फिर मैक्सिमिलियन राजा बना और वो भी एक इफेक्टिव राजा नहीं था, उसके कानून बहुत सख्त थे, फिर वहाँ की पीपल्स ने, जनता ने उसको हटा दिया, फिर वापस से नए तरीके से वोटिंग की गई, फिर वहाँ पे काउंसिल्स बने, फिर वहाँ पे डायरेक्टरीज बने, पर वो भी स्टेबल नहीं हो पाया, और लास्टली एट द एंड वहाँ पर मिलिट्री हेड का रोल स्टार्ट हुआ, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुई। और इस दौरान एक चीज़ सब थी कि वहाँ के पीपल्स के लिए इक्वालिटी मैटर करती थी। वहाँ के पीपल्स ने हमेशा एक ही चीज़ पर ध्यान दी कि एवरीवन शुड बी इक्वल। तो यही कहीं ना कहीं वहाँ के पीपल्स को मोटिवेट करती रही। ओके, इसके आगे का हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अब नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या रिफॉर्म्स किए या फिर क्या उनकी पॉलिसीज थी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।